सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो है वो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल से लेकर के है। ईडी को लेकर ममता बनर्जी का चुनावी संग्राम पश्चिम बंगाल में। आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के विरोध में टीएमसी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और इसमें जो खबर सबसे पहले आई है वो हम आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने आईपैक मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी है और हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। तो जो ये मामला अदालत में पहुंचा था उस मामले में सुनवाई स्थगित हो गई है। फिलहाल खबर को आगे बढ़ाते हैं तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खुद सीएम ममता बनर्जी और उनके सांसद धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, लेकिन धरना दे रहे टीएमसी सांसदों को पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत गुरुवार को कोलकाता के आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर की तलाशी के लिए अभियान चलाया। ईडी का कहना है कि आईपैक कार्यालय पर रेड पूरी तरह से सबूतों के आधार पर थी। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए पहुंची। ये पूछा जा रहा है और सवाल यह भी है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को ममता बनर्जी ईडी के छापेमारी के दौरान निकालकर अपने साथ ले आई, उसमें ऐसा क्या है जो मुख्यमंत्री ईडी को पता नहीं चलने देना चाहती थी। ममता बनर्जी का दावा है कि केंद्रीय एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाई चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर ईडी के चल रहे ऑपरेशन में बाधा डाली है। सीएम ममता के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की और सीएम ममता बनर्जी खुद कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक ऑफिस और उनके सह संस्थापक के घर पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करके जांच में बाधा डाली है, जबरन तलाशी स्थल से सबूत हटाए हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि इस मामले पर आज सुनवाई टल गई है। अब फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि पहले एसआईआर पर ममता बनर्जी सीधे चुनाव आयोग से टकराकर इसे बंगाल में चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा लेकर टीएमसी की सियासत को चलने नहीं दिया। तो अब ममता बनर्जी ईडी को लेकर सियासत का नया फ्रंट उन्होंने खोल दिया है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी के आचरण को अलोकतांत्रिक बताया। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ईडी और सीबीआई को भाजपा की आर्मी करार दिया। निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। और वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि क्या ईडी की यही ड्यूटी है जो वो कर रही है। उस पर ईडी का जो छापा है उस पर सवाल उठाया ममता बनर्जी ने। The candidate list, the party strategy,
the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और बंगाल के राज्यपाल भी यही कह रहे हैं कि जब समय खराब आता है तो विवेक उससे पहले ही खत्म हो जाता है। The whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinash Kale Viparit Buddhi. और भाजपा नेता संजय जायसवाल का कहना है कि ममता बनर्जी माफिया के साथ हैं। आईपैक एक तरह से कोई कंसल्टेंसी फर्म नहीं है। आईपैक का काम सरकार गिराने, सरकार बनाने में माफियाओं से पैसे लेकर काम करने का है। और यही कारण है कि पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि 542 करोड़ रुपए तमिलनाडु का लॉटरी किंग बंगाल में क्यों पैसे लगाता है। तो ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें कि माफिया तत्व हैं, ममता बनर्जी हैं, और यही कारण था कि ममता बनर्जी दौड़ के गई और एक व्यक्ति का हार्ड डिस्क उठाना, कागज उसके उठाना, यह बताता है कि ममता बनर्जी माकोल माफियाओं के साथ हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से सौरभ दत्ता और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सौरभ दत्ता इस खबर को उन्होंने भी कवर किया है, और हमारे साथ में प्रसेनजीत बख्शी जो इस खबर को शुरू से वो भी कवर कर रहे हैं। दरअसल ये खबर काफ़ी बड़ी है और उस पर हमारे कई सारे संवाददाता लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी मौजूद हैं। प्रसेनजीत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे, आज कई सारा मूवमेंट है पश्चिम बंगाल में। एक तो खबर आप साझा करेंगे हमें कोलकाता हाई कोर्ट की, और उसके साथ ही साथ जो जिस धरने प्रदर्शन या जिस मार्च की बात कही जा रही है ममता बनर्जी की, उसको लेकर के क्या हो रहा है, कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो जो कल से बदला है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए निखिल, मार्च के बारे में अगर सौरभ से आप जानकारी ले तो यह है, लेकिन अब मैं कोर्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं पूरे दुनिया को, पूरे देश को। अगर मुझे जेल ना भेजा जाए या पूरे जुडिशियरी की तरफ से मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए या पूरे डीडी न्यूज़ की खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, मैं बचा कुचा के बोलने की कोशिश करूँगा। ये अजीबो गरीब एक पूरे घटनाक्रम का मैं साक्षी रहा पिछले आधा घंटा जी। ये कोर्ट 5 में ये सुनवाई होना था शाम को, दोपहर को 2:30 बजे। यहाँ पे 2 केसेस है। एक एआईटीसी की तरफ से ईडी के खिलाफ किया गया था और एक ईडी की तरफ से किया गया है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके कई सारे पुलिस ऑफिसर्स, इनको खासतौर से चीफ मिनिस्टर को चोर बताया गया है। चीफ मिनिस्टर को पिटीशन में चीफ मिनिस्टर को ये बोला गया उनके खिलाफ कि उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डाले हैं, ये वगैरह वगैरह जी। तो हमने देखा ये छोटा सा घर है, पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग है, ये छोटा सा घर है, रूम जो है वो छोटा सा है, कोर्ट 5 जी। तो हमें पहले से अंदाज़ा लग रहा था कि ये छोटा सा चैम्बर में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। पता नहीं क्यों, ये हमारा तजुर्बा है, ये पहले से क्या है कि मुझे लग रहा था कि इस रूम में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। कौन लोग है, क्या लोग है, ये मैं नहीं बताऊंगा। ज़्यादा लोग आ जाएंगे ये हाई प्रोफाइल केस को देखने के लिए, और शायद हो सकता है कि केस को चलाना, हियरिंग करना मुश्किल है। तो वैसा ही हुआ। कल्याण बनर्जी किसी के तरफदारी कर रहे थे यहाँ पे, मुझे पता नहीं किसकी तरफ से वो आ रहे थे यहाँ पे, किसकी वकील हिसाब से आए थे। तो जज साहिबा ने भी कह रही थी कि यहाँ पे अगर इतना कैओस हो तो हमारे लिए सुनवाई करना, सीरियल नंबर 10 इस केस का करना मुश्किल है। तो हम पत्रकार लोग जैसे कोर्ट के कोने पे, और
किसी तरह से इस सुनवाई का लाइव लिंक नहीं दिया जा रहा था। पता नहीं क्यों लाइव लिंक नहीं दिया गया है। इसमें जो एक्यूज पिटीशन में जो एक्यूज रखा गया है वो चीफ मिनिस्टर को रखा गया है। नेचुरली पूरे देश और दुनिया को इस केस की सुनवाई के बारे में इंटरेस्ट है, तो इसमें नॉर्मली आजकल की जो सुप्रीम कोर्ट की रिवाज है और बताया गया है कि इसका लाइव लिंक होना जरूरी था, तो पर दिया नहीं गया। मुझे कोर्ट के बारे में इतना जानकारी नहीं है, तो इसीलिए जो इंटर्न है, जो बाकी लोग हैं, सब ये छोटा सा रूम में आने के लिए कोशिश कर रहे थे और लाइव लिंक के लिए मांग कर रहे थे, तो काफी शोर शराबा चल रहे थे। सिवाय पत्रकार लोग ये चुपचाप खड़े थे और 10 मिनट में कोर्ट एडजर्न हो गया और आराम से कल्याण बनर्जी और बाकी लोग हंसते हंसते निकल गए थे। मैं कुछ बाकी इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे खिलाफ शायद कार्रवाई हो जाए या और 14 तारीख का डेट रख दिया गया, तो आप समझ लीजिए ये होना नहीं था आज। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। निखिल, तो मैं ये आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि जिस तरह से एडजर्नमेंट आज मिला और ये जो 14 तारीख की डेट सरक गई, उससे क्या कुछ असर पड़ा? क्या फायदा किसको हुआ, किसको नुकसान हुआ? देखिए, जिस केस में देश में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जैसे एक नामी चीफ मिनिस्टर को चोर बताया गया, जहां पे पिटीशन में जहां पे एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ये बताया गया कि वो सरकारी कामकाज में बाधा डालने की काम किए हैं, वो आज कौन सी तारीख है? आज 9 तारीख है। 9 तारीख से 14 तारीख चले गए। ये क्या इतना जरूरी नहीं था कि इसका कुछ ना कुछ एक दिशा दर्शन हो जाए? पूरे देश के लोग जानने के लिए तैयार था कि एक चीफ मिनिस्टर को सीधी तरह से ईडी की तरफ से चोर बताया जा रहा है, चोर बताया जा रहा है। शायद किसी को इस तरह से, जैसे आज रविशंकर प्रसाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद की उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरह से जिनको अभी कॉन्विक्टेड बताया गया है, जो जेल होकर भी आए हैं, उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया कल ममता बनर्जी ने जो काम किया है। लेकिन जुडिशियरी की तरफ से कोई दिशा दर्शन पूरे देश की 140 करोड़ लोगों के सामने नहीं है। बिल्कुल। फिर 9 तारीख से 14 तारीख चले गए। जी बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में, जिस तरह से आज जो अभी वर्णन दरअसल जिसको कहना चाहिए प्रसेनजीत बख्शी ने दिया और अदालत की तारीख 9 से 14 तक पहुंच गई, और ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा जो सीन क्रिएट हुआ है कल से, कैसे इसका आकलन करेंगे? क्या है इसके मायने? निखिल, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं दादा प्रसेनजीत जी, अगर डरे हुए हैं तो आप सोच सकते हो कि कलकत्ता का और बंगाल की हालत क्या है। दरअसल मैं उसको कहूंगा कि डरे नहीं हुए हैं, बल्कि अदालत की अवमानना से भी थोड़ा सा तो अगर वो डरे हुए हैं तो आप बंगाल की हालत को समझ सकते हैं। लेकिन दादा इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हेडलाइन लेने में ममता बनर्जी की कोई सानी नहीं है। ममता बनर्जी अपने एक्शन से हर दिन अपने लिए एक हेडलाइन लेती है और मीडिया के सुर्खियों में आती है। लेकिन उनके करियर में मुझे लगता है, चीफ मिनिस्टर और पॉलिटिकल करियर में, ये ईडी के साथ में जो इनकी भिड़ंत है, ये बड़ा ब्लंडर साबित होने वाला है। मैं बड़ा ब्लंडर इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं कि ये इसलिए साबित होने वाला है कि जो एक्शन ममता बनर्जी ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक प्राइवेट कंपनी और उसमें राज्य के सीएम, आला पुलिस अधिकारी के साथ में डीजीपी और इतने वरिष्ठ पुलिस, वो Z+ सिक्योरिटी के हैं तो उनके साथ इतने अधिकारी, और आप सोचिए कि 3 ईडी के 3 अधिकारी और उसके साथ में ममता बनर्जी के पूरे लाव लश्कर कम से कम 20, और उसमें आप सोचिए कि आप किस तरह से ईडी के अधिकारियों को डरा रहे थे मौके पे, किस तरह से उसको कार्रवाई करने से रोक रहे थे, किस तरह से आपको ईडी की बरामदगी जो थी वहां से वो लेने के लिए आप मना कर रहे थे, उसको लिस्ट लेने से मना कर रहे थे। इतना संगीन अपराध है ये। ईडी को जो पार्लियामेंट से, भारत के कानून से, भारत के संविधान से जो अधिकार मिला है, उसको एक राज्य के सर्विंग चीफ मिनिस्टर, उसके अधिकारी, डीजीपी पुलिस और उनके सारे अंगरक्षक जो अधिकारी थे, वो सब मिलकर अगर आप डरा रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि ये अपने पॉलिटिकल कैरियर में ममता बनर्जी का एक बड़ा ब्लंडर है। हाईकोर्ट ने क्यों एडजर्न किया, हाईकोर्ट ने क्यों आगे का डेट दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सवाल अगर आप मेरिट पे देखें
तो ईडी का के जितने भी अभी तक वहां पे कार्रवाई हुई है, हर जगह टीएमसी ने विरोध किया है। ईडी के कार्रवाई अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले जो संदेश खाली में कार्रवाई करने गई थी तो ईडी के अफसरों को मार पिटाई हुई थी, उनके जो लथपथ खून से आपने वो फुटेज भी चलाया था। ये सारी राजीव से अभी कुमार जो अभी डीजीपी है उनके सीबीआई की जब उन पे कार्रवाई हुई तो ममता बनर्जी खुद धरने पे बैठ गई। वो खूब कर रही हैं, सब दिन हेडलाइन लेती है, लेकिन ये काम जो उन्होंने की है मुझे लगता है कि उनके पॉलिटिकल करियर में ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उसको जो भी पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहे बंगाल के इलेक्शन के लिए, उनके लिए शायद ये एक बड़ा घाटे का सौदा साबित होने वाला है। बिल्कुल, और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है उन फाइलों में, उन कागजों में, जिसको लेकर के ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई हैं, और जिस तरह से अप्रत्याशित तौर पर जो उन्होंने आचरण किया है उस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल रिपरकशंस इसके क्या होंगे, और सबसे खास बात है कि बंगाल की जनता ये तय करेगी कि ये जो पूरा एपिसोड चला है उस पर उसका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत बख्शी आपका और विनोद मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।